नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूँ प्रीति, स्वागत करती हूँ आप लोगों को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशा सेंटर में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को जो है पहले लेखक परिचय करवाने वाली हूँ, उसके बाद जो है इसका पूरा सारांश करवाने वाली हूँ, उसके बाद जो है लास्ट में मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे लेखक तथा पाठ के नाम याद करने का ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको जो है कम से कम 4 से 5 नंबर पक्का हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम इस चैनल को जो है जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एवं इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हिंदी ही नहीं बल्कि क्लास 10th के जो है सभी विषयों का पुरजोर तरीका से तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल ही फ्री में। और PDF नोट्स भी आप लोगों को देंगे। ये मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको जो है PDF नोट्स कहाँ पे मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक परिचय पे चलते हैं कि लेखक का नाम क्या है। इनके जो लेखक हैं वो कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। श्रम विभाजन, तो हम उस वीडियो में ट्रिक बताए थे कि श्रम जो है एक भीम नामक लड़का है जिसे नहीं आता है, लेकिन ये गलत बातें हैं। मैंने ये ट्रिक बनाई, बस ये ट्रिक मतलब ट्रिक याद रखिए कि लेखक का जो नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके पाठ के जो लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इसे कौन नहीं जानता है? अब चलते हैं अगला क्या है। तो आगे है कि इसका जन्म, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म कब हुआ था? इसका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ? 1891। देखिए याद कीजिए, जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश दलित परिवार में हुआ था। महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में जो है इसका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। अब आगे है कि इनके पिताजी का क्या नाम है। तो इनके पिताजी का नाम जो है वो क्या है? तो इनके पिताजी का क्या नाम है? तो इनके पिताजी का जो नाम है वो रामजी शकपाल है। क्या है? रामजी शकपाल। इनके पिताजी का नाम है रामजी शकपाल। आप माता जी का नाम क्या है? इनकी माता जी का जो नाम है भीमाबाई। इनके माता जी का नाम क्या है? भीमाबाई। ऐसा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मम्मी का क्या नाम है, ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं कि 1907 ईस्वी में देखिए इसके जीवन कैसे कैसे बीते हैं। तो 1907 ईस्वी में हाई स्कूल के परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह हो जाती है। विवाह किससे होती है? तो रमाबाई से। किससे हो जाती है? रमाबाई के साथ हो जाती है। अब आगे है कि आगे क्या है, देखिए आगे है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क फिर पुनः वहां से लंदन गए। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर किसके शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, फिर वहां से जो है लंदन गए। साथ ही उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD किया। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो है PhD किस कॉलेज से की है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो है PhD जो है उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया। कहाँ से किया? कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया। अब आगे है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या थे? तो संविधान के
प्रारूप समिति के क्या थे, तो एक सदस्य थे और इन्होंने ही क्या किया, संविधान को भी लिखा था। इनके बगैर हमारा संविधान नहीं लिखे जाते। आप भी भली भांति से परिचित होंगे। तो चलिए आगे क्या है, तो आगे है कि 1923 ईस्वी में क्या हुआ, कि 1923 ईस्वी में जो है बहिष्कृत हितकारी, क्या है, बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1923 ईस्वी में किस सभा की स्थापना हुई, तो बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना हुई। अब आगे है कि निधन, इसका जो निधन हो गया, कब हुआ, इसका निधन जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। कहाँ हो गया, तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया। अब अगला है कि इसका जो है संपूर्ण साहित्य, इसका क्या है, तो संपूर्ण जो साहित्य है, संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 21 खंडों में जो है प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है, 21 खंडों में प्रकाशित है। अब चलते हैं इनकी रचना पे। इनके मोस्ट वीडियाई ये रचना है, इसे जरूर से याद कर लीजिए क्योंकि ये आए दिन क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी रचना से रिलेटेड। देखिए ये तो आप बिल्कुल ही याद रखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारा इस वीडियो में 5 लेकर आई हूँ। तो इसमें से 3 जो है ऐसे ऐसे रचना है जो कि मोस्ट वीवीआई है, मतलब कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है ये मोस्ट वीवीआई है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, जो कि 1936 ईस्वी में इसे, यह भाषण है, इसे दिया गया था। फिर आता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी मोस्ट वीवीआई है। और नंबर 3 है मूल नायक, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है। नंबर 4 है बहिष्कृत भारत, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये है जनता, जनता अगला क्या है, जनता। तो इसमें से जो है नंबर 1 मोस्ट वीवीआई है और उसके बाद नंबर 2 जो है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो कि 1917 ईस्वी में लिखा गया था। और एक है बहिष्कृत भारत। ये तीनों के तीनों जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे जो है जरूर से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, पाठ के सारांश यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए लिखा क्या गया है कि यह पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यह जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वे कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और यह जो है ये कौन सी विधा है, तो ये भाषण है। क्या है, ये भाषण है। अब आगे है, आगे क्या लिखा है कि इसका अनुवादन जो है, यानी कि इसका अनुवादन जो है ललय सिंह यादव ने किया है। श्रम विभाजन, क्वेश्चन आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो अनुवाद है किसने किया था, तो ललय सिंह यादव ने किया था। किसने किया था, ललय सिंह यादव ने किया था। जाति पाति को तोड़कर तोड़क मंडल जो कि लाहौर में पढ़ते हैं, तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन जो कि 1936 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की संपूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। इसमें लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि इस युग में भी क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्यकुशलता के आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। लेखक भी कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, माना गया है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपत्ति यह है, लेकिन लेखक भी कहते हैं कि इसमें जो है आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हैं।
जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा का भी क्या है, रूप लिया हुआ है। श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। भारत के जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक, भारत के जो जाति प्रथा है वो क्या है, तो जाति प्रथा अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच कर देती है। क्या कर देती है, ऊंच नीच कर देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव के रुचि पर आधारित है। क्या है, रुचि पर आधारित है। समक्ष समाज को चाहिए कि, लेखक कहते हैं कि समक्ष समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपने रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए बनाए। मतलब किसी को जो है जाति के आधार पर कार्य को बांटना ये गलत बात होती है। ये लेखक के अनुसार है और हमारे अनुसार भी है। तो चलिए आगे क्या कहते हैं लेखक जी। लेखक जी कहते हैं कि जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पैसा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर पर किया जाता है। यह हर मनुष्य को जीवन भर के लिए एक कार्य में बांध देती है। जो श्रम विभाजन होती है ये हर मनुष्य को जो है जीवन भर के लिए बांध देती है, जिससे उसके प्रक्रिया व तकनीक में भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अगर आपको कहें कि आप जो है नाई है, अगर आप नाई हैं तो आप जो है सिर्फ बाल काटने का ही कार्य करें। अगर आप छोटे जात से हैं तो आप नली साफ करने का कार्य करें। हम बड़े जात के हैं तो हम जो है सिर्फ मास्टरी करें, हम जो है सिर्फ बड़े बड़े आदमी बने और तुम लोग यही गटर वाला कार्य करो। तो इस प्रथा को जो है लेखक मिटाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए इस चैप्टर को भी लिखा गया है लेखक के द्वारा। अब आगे क्या है कि सामाजिक स्तर पर जो है किया जाता है, यह जो होता है माता पिता के सामाजिक स्तर पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, तो सामाजिक स्तर पर किया जाता है। यह हर मनुष्य को जीवन भर के लिए एक कार्य में बांध देती है, जिससे उसके प्रक्रिया तकनीक में भूखे मरने की भी नौबत आ जाती है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे क्या है, बहुत ही लाजवाब है और एक तरह की समाज की कुरीतियां को उजागर भी किया गया है, कुरीतियां को जो है उजागर भी किया गया है। तो जाति प्रथा या श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी स्थिति में लोग कार्य करने में अरुचि दिखाता है। अगर किसी को बोल दें कि आप जो है बनिया जात के हैं तो आप बनियापन भी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर उस व्यक्ति को कह दिया जाए तो क्या होता है कि उसमें अरुचि आ जाती है, काम करने में उसे मन नहीं लगता है। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। लेखक कहते हैं आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, जाति प्रथा जो होती है बहुत बड़ा हानिकारक होती है। क्या होती है, बहुत बड़ा हानिकारक होती है। अब आगे है कि क्यों है आर्थिक स्वाभाविक सॉरी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्या बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। आई होप कि सारांश आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे आता है कि अब आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके अगर क्वेश्चन आते हैं 2026 में, तो यहाँ से मेरा 100% गारंटी है कि यहाँ से जो है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चैप्टर 1 का अगर 2 नंबर पूछा जाए, 5 नंबर भी पूछा जाए तो इसी में से रहेगा, 100% मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इसे याद कर लीजिए। अगर आप इसे याद नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको एग्जाम में परेशानियां झेलनी पड़े। तो इसे जो है जरूर याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। लेखक, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना मतलब क्या होता है, तो विडंबना मतलब जो होता है क्या होती है कि विडंबना मतलब होती है उपहास। विडंबना मतलब क्या होता है, उपहास। पहले मतलब समझ लो, विडंबना मतलब होती है उपहास। तो विडंबना की बात कर रहा है, मतलब लेखक किस विडंबना की बात कर रहा है। विडंबना का मतलब होता है उपहास। क्या होता है, उपहास उड़ाना, उपहास उड़ाना। तो उत्तर इस तरह से लिखिएगा कि लेखक कह रहा है कि आधुनिक,
क्या है? लेखक कह रहा है कि आधुनिक युग में लोग जातिवाद के पोषक हैं, वे इसे बुराई नहीं मानते हैं। लेखक जो हैं इसे बुराई नहीं मानते हैं, लेकिन लेखक इसे विडंबना जरूर कहते हैं। लेखक इसे विडंबना यानी कि उपहास जरूर उड़ाते हैं कि ये विडंबना वाली बात है कि आज के युग में भी जाति प्रथा को मान्यता दी जा रही है। तो इससे जो है समाज को नहीं मानना चाहिए, इसे खत्म जड़ से खत्म करने का कोशिश करना चाहिए। अब आगे आता है अगला दूसरा क्वेश्चन है कि जो कि मोस्ट वीवीआई है। अगला क्या है देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि श्रम विभाजन में लेखक क्या कहता है। तो श्रम विभाजन क्वेश्चन आंसर इस तरह से लिखना कि श्रम विभाजन में लेखक कहता है कि आधुनिक समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है। लेखक भी श्रम विभाजन को जो है गलत नहीं मानते हैं, परंतु कोई भी सभ्य समाज जो है समाज को जाति के पैसा के आधार पे, किसके आधार पे? पैसा। पैसा मतलब होता है प्यारे दोस्तों कार्य। क्या होता है? तो कार्य होता है। मतलब पैसा के आधार यानी कि कार्य के आधार पर जो है विभाजन करना सही नहीं है, ये लेखक का कहना है और ये रियल भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा कैसे बाधक है। तो आंसर लिखना कि भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिला कार्य को ही अपनाना पड़ता है, उसे आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं मिलते हैं। हालांकि अभी आधुनिक युग में मिलने लगे हैं, लेकिन जबरदस्ती थोपे गए कार्य को ही अपनाना पड़ता है, जिसमें उसकी रुचि जो होती है वो खत्म हो जाती है और वे कार्य को टालने या कामचोरी करने में जो है लगते हैं। वे एकाग्रता से कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कहे कि जैसे कि बताए थे कि जैसे आपको कहें नाई का बेटा है तो आप सिर्फ बाल ही काट सकते हैं, उसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो उसकी रुचि धीरे धीरे जो है उस कार्य में मतलब मन जो है, रुचि जो है उसका धीरे धीरे कार्य में समाप्त हो जाएंगे और उस कार्य को वे अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे तो आप रगड़ कर याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो छपने वाली है नेक्स्ट बिहार बोर्ड में। अब लेखक ने जाति प्रथा के किन किन बुराइयों का वर्णन किया है। तो देखिए आंसर लिखने का ढंग देखिए किस तरीके से, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो 2 नंबर में, अगर 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर में 2 नंबर कोई भी लेखक हो आपको देकर जाएंगे। तो चलिए क्या है कि लेखक ने निम्नलिखित बुराइयों का वर्णन किया है जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखना या पॉइंट देकर भी लिख सकते हो। तो नंबर 1 में लिखना यह श्रम विभाजन भी करती है। नंबर 2 है यह श्रमिकों में ऊंच नीच का स्तर तय करती है।